स्वच्छता गौरव सम्मान व स्वनिधि के लाभार्थी बच्चों हेतु आयोजित इस सम्मान समारोह में सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है, इसके तहत अभी मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे मेयर साहब श्री सुनील उनियाल गामा जी और हमारे पुरोधा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सचिव श्री नितिन चौधरी जी, पांडे जी, हमारे मनोज गोयल जी, इला जी और स्वास्थ्य हमारे सूचना महानिदेशक, शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर जी और उपस्थित सभी हमारे गणमान्य आए हुए सभी जिन्होंने इस स्वच्छता के अभियान में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरण मित्र, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से प्रारंभ हुआ और 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे हैं। मैं मुख्य सेवक सदन है मुख्यमंत्री आवास के अंदर, इस मुख्य सेवक सदन में आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस सभागार में बैठे हुए जो बच्चे हैं हमारे स्वनिधि के अंतर्गत, जिनके अभिभावकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, मैं चाहता था कि इन बच्चों का कार्यक्रम यहाँ पर हो। मैंने अपनी एक दिन किसी कार्यक्रम में, बैंकर्स के कार्यक्रमों में भी मैंने कहा था कि ये कार्यक्रम एक मुख्य सेवक सदन में ही हम आयोजित करना चाहते हैं और उस कार्यक्रम में हम देखना चाहते हैं, उन बच्चों को मिलना चाहते हैं वास्तव में वो बच्चे किस प्रकार से उनका शिक्षण कार्य चल रहा है, किस प्रकार से उनका खेल का कार्यक्रम चल रहा है, किस प्रकार की अन्य गतिविधियां उन बच्चों के द्वारा हो रही हैं और अपने सामने ही उनकी प्रतियोगिता होती और प्रतियोगिता के बाद जो भी बच्चे उसमें भाग लेते उन सभी के बीच में हम लोग रहकर उनका प्रोत्साहन भी करते, खेल भी करते। लेकिन आप लोगों ने अलग से प्रतियोगिता करवाई है। जिन बच्चों ने भी इसमें भाग लिया है, मैं उन सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और सभी को अपना स्नेह भी देता हूं कि ये बच्चे आने वाले समय के हमारे जहां प्रदेश और देश के भविष्य हैं, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में जो भी बच्चे पुरस्कृत हुए हैं उन सभी बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे आए हैं, जिन बच्चों को हम सब लोगों ने यहाँ से अभी सर्टिफिकेट दिया है, प्रमाण पत्र दिया है कि जीवन में जो भी लोग आगे बढ़े हैं, जीवन में जिन्होंने भी धरती से आसमान को छूने का काम किया है, साधारण से असाधारण की यात्रा की है, वो सारे के सारे बहुत अभाव में रहे हैं, बहुत परेशानियों में रहे हैं, बहुत समस्याओं में रहे हैं। उन सभी के जीवन में बहुत कष्टों का समावेश रहा है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जहां संकल्प लिया, जहां उन्होंने लक्ष्य को साधने का प्रयास किया, कठिन परिश्रम किया, मेहनत करी और ईमानदारी के साथ आगे लगे रहे, तो ऐसे सारे ही लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने साधारण स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को जिया है, अपने जीवन को प्रारंभ किया है। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके जन्म दिवस से लेकर आज तक 2 अक्टूबर तक हम ये सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं।
वह भी एक व्यक्तित्व हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को प्रारंभ किया और आज वो केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। वह भी हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। इसी प्रकार से हम प्रोफेसर कलाम को सब लोग जानते हैं। हमारे ये बच्चे जो बैठे हैं, मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि प्रोफेसर चचा कलाम को जानते हैं आप सब लोग? एपीजे अब्दुल कलाम, आप लोगों ने अच्छे से नाम सुना था उनका? अभी राष्ट्रपति थे हमारे देश के वो। उससे पहले क्या थे? उससे पहले वो देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनको मिजाइल मैन भी कहते थे। मिजाइल मैन का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? जिसने सुना है जरा हाथ खड़ा करिए, और जिसने नीचे करिए, और जिसने नहीं सुना है जरा वो भी खड़ा करिए। चलिए, अब इन बच्चों को जिन्होंने हाथ खड़ा किया है अभी और जिन्होंने पहले किया है, तो इनको बता देना कि चचा कलाम कौन थे। ठीक है, बता दोगे ना? चचा कलाम एक मछुआरे के बेटे थे। चचा कलाम समुद्र के तट पर एक मछुआरे के घर में पैदा हुए थे। मछुआरा जानते हैं ना? मच्छी मारने वालों को क्या बोलते हैं? मच्छी पकड़ने वालों को क्या बोलते हैं? मछुआरा। तो एक मछुआरे के बेटे को स्कूल में जाने के लिए अच्छी ड्रेस भी नहीं मिल पाती थी, अच्छी किताबें भी नहीं मिल पाती थी, बैठने के लिए अच्छा स्कूल भी नहीं मिलता था। आजकल तो सभी जगह अच्छे स्कूल हो गए हैं। तब उनको जमीन पर बैठना पड़ता था और फर्श भी नहीं होती थी, बिना फर्श का कमरा होता था। और बोरी जो होती है ना, जिसमें अनाज आता है, बोरी या खाद के कट्टे, ऐसे कट्टों का जो एक तरफ से फाड़ के ले जाते थे और उसी में वो बैठते थे। और उन्होंने वहां से अपने जीवन में संकल्प लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, मुझे माँ भारती के लिए कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने जीवन को सफल और साकार करना है। तो उन्होंने कठिन साधना करी, कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम करते करते वो देश के वैज्ञानिक बन गए। और जब देश के वैज्ञानिक बन गए तो उन्होंने अनेकों अनुसंधान कर दिए, एक के बाद एक आविष्कार कर दिए। ऐसा करते करते वो देश के राष्ट्रपति भी बन गए। यानी कि समुद्र तट से राष्ट्रपति भवन तक की उन्होंने यात्रा करी। तो वो भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके जीवन से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम सब लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को उन्हीं रास्तों पर चलाएं जिन पर हमारे इन महापुरुषों ने अपने जीवन को सफल और साकार किया है। आज जिन स्वच्छता दूतों को उनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने जहां राज्य में स्वच्छता का एक नया इतिहास लिखा है, ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गर्व का विषय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में, अभी जिसके बारे में यहाँ से गणेश जोशी जी ने भी और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी अपनी बात रखी कि हमारे शहरी क्षेत्र के 4 निकायों को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 1 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भी उत्तराखंड राज्य ने 6 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। प्रदेश के इस सम्मान के लिए सभी स्वच्छता दूतों, शहरी विकास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जो भी इस काम से जुड़े हुए हैं, जो भी अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बधाई। और यह भी सत्य है कि स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी हैं और जो सम्मान राज्य ने प्राप्त किया है वो आप सभी के बिना संभव नहीं हो पाता। अगर आज राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार मिल रहा है तो निश्चित रूप से
इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, आप सबका परिश्रम है, आप सबकी लगन है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में स्वच्छता हमेशा से ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ये हमारे मूल्यों में भी है और हमारे संस्कारों में भी है। और बचपन से ही आप सबके माता पिता भी आप सबको सिखा रहे होंगे। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सवेरे उठकर किस प्रकार से हाथ मुंह धोना है, हाथ मुंह धो के स्नान करके अपना जलपान करके फिर विद्यालय जाना है, अपने को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे अपना जो बैग है जिसमें हम अपनी किताबें रखते हैं उसको किस प्रकार से रखना है, अपने कमरे के अंदर जो हमारे कपड़े हैं, हमारा सामान है, हमारी टेबल है, हमारे कमरे की सफाई है, वो किस प्रकार से करनी है। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने बहुत ही सहजता से और सरलता से साफ सफाई के बारे में, चूंकि मैंने तख्ती बोलते हैं उसको, शिवाजी आपके समय में नहीं होती होगी, हमने पढ़ा उसके बाद से लेट आया उसके बाद। हाँ, तो हम लोग तख्ती में पढ़ते थे। और तख्ती कैसे बनाई जाती है मैं थोड़ा आपको बता दूं। हम जब स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आते थे, जो भी स्कूल में लिखा होता था उसको मिटाते थे। मिटाने के बाद जो सेल होते थे, सेल, टॉर्च के सेल या रेडियो के सेल, उस समय में टेलीविजन नहीं होता था, रेडियो बजता था या टॉर्च बजती थी या लालटेन होता था। लालटेन का भी रोज जो है हमको उसका वो शीशा, वो बीच वाला क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो बीच वाला जिसको साफ करते हैं अंदर, हाँ, तो उसको साफ करते थे। और जो सेल जो है पूरे रेडियो में मतलब यूज हो जाते थे, उसके बाद उनको फोड़ते थे और फोड़ने के बाद जब काला निकलता था वो काले से पूरी तख्ती को काला करते थे। तख्ती पूरी काली हो जाती थी, घोटते थे, घोटना बाद में लगाते थे। पहले काला कर लिया रात में और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया रात भर। सवेरे उठते उठते सबसे पहले घोटा लगाते थे दवात से, शीशे की जो दवात होती थी उससे घोटा लगाते थे। और घोटा लगाते लगाते वो इतना फिसलन जैसा हो जाता था कि वो आरसी बन जाता था। आरसी जानते हैं, हम लोग आरसी बोलते थे बचपन में, शीशे को आरसी बोलते हैं, किसी ने बोला पीछे से। उसके बाद जो है दवात में खड़िया डालते थे, खड़िया को घोला और उस कलम होती थी, वो कलम से हम लोग लिखते थे। चौक भी बहुत बाद में आई, चौक तो जो है वो मास्टर जी लिखते थे, हमारे गुरु जी लोग। और स्कूल में जब हम जाते थे तो हमको जो है कोई भी ये जैसे यहाँ बिछा हुआ है ऐसा कुछ नहीं होता था, वो फर्श भी नहीं होता था वहां। तो हम लोग जो है जो घर में खाद आती थी या जो बोरी में जिसमें धान गेहूं रखते थे उसका एक छोटा वाला फाड़ लेते थे, बल्कि वो ज्यादा अच्छा लगता था, इसमें खाद आती थी क्योंकि वो ज्यादा भारी नहीं होता था। उसको ले जाते थे और उसको बिछाते थे, कट्टा। और फिर उसको जो है जब स्कूल खत्म हो जाता था, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो उसको बहुत अच्छे से मोड़ते मारते थे और फिर वापस घर लेके आते थे। टिफिन भी नहीं होता था हम लोगों के पास, बिना टिफिन के वो अपने जो घर से रोटी लेके जाते थे उसमें आलू के गुटके या कुछ बना के, वो भी हम लोग जो है बहुत संभाल के उसको बढ़िया तरीके से बंसीधर जी एक कोने में रखते थे। आपने तो पढ़ा होगा तख्ती में। तो इस प्रकार से मैंने इसलिए बताया ये आप लोगों को कि ये बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। और मेरे पिताजी फौज में थे, जैसे गणेश जोशी जी भी फौजी थे। तो अनुशासन का पाठ हमने उन्हीं से सीखा कि प्रातःकाल जल्दी उठना है, अपना काम टाइम से करना है। जैसे अभी मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, एक मीटिंग है 2 बजे। अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रेमचंद जी ने सब कुछ यहाँ बोल दिया, अब मैं क्या बोलूंगा। लेकिन मैं बच्चों को देख के मुझे याद आ गया कि जो है कि मुझे जरूर ये अपनी बात बोलनी चाहिए। तो सवेरे से
जो अनुशासन था फौज के कारण से, उसमें अच्छे से नहाना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, अपने स्कूल बैग को बहुत अच्छे तरीके से रखना, स्कूल में या घर में कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना, गंदगी नहीं करना, जूते चप्पल साफ रखना, कमरे से बाहर रखना, ये सब संस्कार हमने अपनी माँ से और पिताजी से ही सीखे। और हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही समझाया करते थे कि यत्र शुचिता च स्वच्छता तत्र तिष्ठया रोग वैभवन च सुखम, यानी कि अर्थात पवित्रता और शुचिता के होने पर आरोग्य, संपदा और सुख की सिद्धि प्राप्त होती है। जीवन को जीने की सही पद्धति का वर्णन करते हुए जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भी इसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम, यानी अर्थात समृद्ध जीवन जीने के जो 5 नियम हैं, वो व्यक्तिगत साफ सफाई, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर की प्रार्थना है। और स्वच्छता को लेकर शुचिता हमारी संस्कृति और सोच में आदिकाल से ही नींव थी, लेकिन ये भी सत्य है कि समय के साथ साथ कुछ इसमें विकृतियां आती चली गई। ऐसे में जैसा इन्होंने अभी प्रेमचंद जी ने बहुत विस्तार से बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश के अंदर चला। उसके पीछे हेतु था कि पूरा भारत स्वच्छ होना चाहिए। और जितने भी देश आज जहाँ का टूरिज्म बढ़ा है, आज हमारा पर्यटन दिवस भी है, तो इस पर्यटन दिवस के अवसर पर हमको यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे राज्य का जब निर्माण हो रहा था या निर्माण की प्रक्रिया में था, नए राज्य की गठन की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसके मूल में था कि हमारा ये पर्यटन का प्रदेश बनेगा, ये हमारा ऊर्जा का प्रदेश बनेगा। तो पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए भी आज दुनिया के जितने भी अभी विदेश से आ रहे हैं, ये दोनों लोग वहाँ अभी पहले आप और पहले फिर बाद में ये माननीय मंत्रीगण हमारे अपने अध्ययन के लिए गए थे, तो विदेशों में हमने देखा होगा कि एक कूड़े का कहीं भी टुकड़ा नहीं मिलता, इतनी सफाई होती है। स्विट्जरलैंड का नाम लेते हैं, आज हमारा उत्तराखंड स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है, लेकिन हमको जहां प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की मिशन जो दिया है, उससे हमारे देश में स्वच्छता के प्रति हमारे पुरातन आग्रह, जो हमारा पहले से ही एक संस्कार, हमारी संस्कृति चली आ रही है, वो फिर से जागृत हुई है। अपनी गौरवशाली परंपराओं का स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व स्वच्छता का एक ऐसा महाअभियान चलाया जा रहा है जहां हम ऐसा माना जाता था विश्व में हमारा कि ये दब्बू भारत, ये पिछलग्गू भारत, ये हर चीज में पीछे रहने वाला भारत, एक हमारी पहचान इस प्रकार की होती जा रही थी। उस पहचान को जहां समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, समरस भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, हर भारतवासी के मन में यह भाव जगाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज देखिए हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिस क्षेत्र में आज हम आगे न बढ़ रहे हों। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाए हैं। स्वनिधि योजना, हमारे जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आज ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, जिन तक पहुंचने वाला कोई नहीं था, उनके लिए भी योजना बनाने का काम। और मैं मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जितनी बार भी होता है, मुख्यमंत्रियों का जो हमारा सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रबल इच्छा रहती है कि हमारे स्वनिधि के जितने भी काम करने वाले हैं, स्वनिधि के लाभार्थी हैं या स्वनिधि योजना में जिन्होंने काम किया है, उन सभी से मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, हमारे मंत्रीगणों को मिलना चाहिए, हमारे प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, उनके बच्चों से मिलना चाहिए कि आज वो अगर विचार करते हैं तो विचार करते हैं समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का, वो विचार करते हैं ऐसे लोगों का जो छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, जिनको आज आगे आने की आवश्यकता है, उनको आगे लाने की जरूरत है, उनको सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए उन्होंने सारे कार्यक्रम बनाए हैं।
पहले के जो कार्यक्रम बनते थे वो कार्यक्रम केवल कुछ लोगों के लिए बनते थे, चाहे देश की संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे देश के अंदर चलने वाले कोई काम हो, वो काम कुछ लोगों को केंद्र बिंदु मानकर केंद्रित करके उनके लिए योजनाएं बनाई जाती थी। आज जो भी योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं गरीब को ध्यान में रखकर बनती हैं। आज जो भी योजनाएं बनती हैं समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए बनती हैं। आज ऐसी योजनाएं बनती हैं जिससे कि हमारी मातृशक्ति आगे आए, हमारे बच्चों नौनिहालों का भविष्य उज्जवल हो, उनके भविष्य में आगे बढ़ने की संभावनाएं हो, जिससे उनके भविष्य का निर्माण हो, उनके पठन पाठन अच्छा हो, शिक्षा के काम अच्छे हों। इस प्रकार के विचार लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और हमारे बच्चे ये आने वाले समय में ये देश का और हमारे प्रदेश का, हम सबका भविष्य बनेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे सबके नाम को रोशन करने का काम करेंगे। मैं पुनः सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कि उन्होंने हमको इतनी सारी योजनाएं दी हैं, इतनी सारी योजनाएं दी हैं, इतने सारे कार्यक्रम दिए हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए जो उन्होंने कल्पना करी है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 जो हमारे लिए एक संकल्प है जिसमें हम ड्रग्स फ्री से लेके करप्शन फ्री तमाम सारे अभियान और अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे शहरी विकास के क्षेत्र में पर्यावरण मित्रों के द्वारा किया जाने वाला काम हो, या हमारे स्वनिधि के अंतर्गत काम करने वाले जितने हमारे भाई बहन, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है 2025 तक, उसमें सबका योगदान चाहिए और सभी लोग अपना योगदान देंगे तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।